17 बरस की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला एक व्यक्ति अपना घर-बार छोड़ देता है। लंबे समय तक दर-दर भटकने के बाद वो एक बार फिर अपने सूबे वापस लौटता है। किस्मत देखिए, इस बार वो पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 4 बार के सीएम और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की। लेकिन आजकल उन्हीं के खून यानी सगे छोटे भाई ने बगावत के संकेत दिए हैं। राजनीति में इसके क्या मायने हैं? क्या विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं प्रहलाद मोदी? क्या वो अपने भाई को शंट करेंगे? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के अपने विशेष शो मुद्दा में। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल चेतना मंच। आइए सबसे पहले सुनाते हैं प्रहलाद मोदी ने अपने भाई और सरकार के बारे में क्या टिप्पणी की है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आवश्यकता ये है कि 70 साल तक जो सरकारों ने राज किया है, उन्होंने राशन दुकानदारों के मामले में जो नीतियां बनाई, जो पॉलिसियां बनाई, तो हम लोग ये समझते थे कि अब सरकार बदली है तो वो उसमें परिवर्तन लाएगी। लेकिन नरेंद्र भाई की सरकार ने परिवर्तन लाई उसमें, लेकिन राशन की बेचने की पद्धति में परिवर्तन लाई, हमारी आय बढ़ाने की बाबत में परिवर्तन नहीं लाए। ये विश्वास जो हमारा था वो विश्वास टूट रहा है, इसीलिए उनको याद दिलाना है और इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको प्रहलाद मोदी का परिचय कराते हैं। प्रहलाद मोदी नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं, जिनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। 65 साल की उम्र में उन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं। एक किराने की दुकान के मालिक हैं। वहीं गुजरात राशन डीलर एसोसिएशन, क्योंकि गुजरात में जो सरकारी राशन बेचते हैं उनके एक एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। वे दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी के 6 में से चौथी संतान हैं। उनकी बेटी का नाम सोनल मोदी है, जो परिवार के मुख्य सदस्यों की तरह राजनीति से जुड़ी हैं। सोनल के बारे में बता दें कि सोनल अभी कुछ दिन पहले दिल्ली आई थी और उसका पर्स चोरी हो गया था। जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स चोरी हो गया है, तो दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया और कुछ घंटों में वो पर्स बरामद कर लिया गया। आज राजनीति देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे और उनको वहाँ से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉल की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, और कुछ घंटों के लिए वो युद्ध रुक गया जिस पर दुनिया की निगाह थी। जब हमारे छात्र वहाँ से निकले, उसके बाद फिर युद्ध शुरू हुआ। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कितने पॉपुलर हैं और उनकी ताकत का अंदाज़ा क्या है। लेकिन जिस तरीके से उनके सगे भाई ने उनके खिलाफ गुजरात के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले इस तरीके का मोर्चा खोला है, इसके कई राजनीतिक मायने लगने लाजमी हैं। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री के भाई ने, जो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी के तौर पे आज की डेट में मानी जाती है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के किस तरीके के रिश्ते हैं ये जग जाहिर हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसके परिणाम क्या हैं वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। सरकार चल रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच किस तरीके की अदावत है, किस तरीके का टकराव है, ये जग जाहिर है। और प्रधानमंत्री के भाई ने जो अपना बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कुछ जो डिमांड की हैं, जंतर मंतर पर दिल्ली में ये प्रदर्शन हुआ और उसमें जो 8 डिमांड की गई हैं, हम उन मांगों पर भी आपकी नज़र जरूर डलवाएंगे, क्योंकि बराबरी जरूर होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि क्या है जो मांग है। जो 8 मांगें की गई हैं, उन 8 मांगों में कम से कम 440 रुपये प्रति कुंटल के मार्जिन के साथ साथ 50,000 रुपये वार्षिक आय की गारंटी राशन डीलर को मिलनी चाहिए। चावल, गेहूं और चीनी के लिए 1 किलो प्रति कुंटल की दर से नुकसान की अनुमति दी जाती है। इसको मैं एक बार और अल्फाजों में आपको समझाना चाहूँ तो जैसे 100 किलो का 1 कुंटल अगर होता है तो उस पर 101 किलो
जो राशन होता है वो मिलता है। तो 1 किलो जो है वो फालतू चाहिए, क्योंकि कई बार जो बोरी होती है उसका वजन भी उसमें समाहित कर दिया जाता है। मूल्य, दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल और दालों की पर्याप्त आपूर्ति की जानी चाहिए। एक और जो चौथी डिमांड है, एलपीजी के जो सिलेंडर हैं, जो एलपीजी के सिलेंडर के लिए भी जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं उन्होंने हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से होनी चाहिए। मतलब राशन की दुकान पर जिस तरीके से राशन मिलता है उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर भी मिलने चाहिए। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है। और ये इस तरीके की जो मांगें होती हैं, उन मांगों के कई मायने लगाए जाते हैं। जब 5वीं मांग है, जब तक स्टॉक लूट की थे, ये लूट नहीं, ये जूट, जब तक स्टॉक जूट की थैलियों में आपूर्ति नहीं की जाती, हम ऑफलोडिंग बंद कर देंगे। ऑफलोडिंग का मतलब ये है कि जब तक जूट की थैली नहीं आएंगे, क्योंकि राशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक व्यवस्था बनती है। कई बार कुछ लोग अपना जो थैला है या अपना जिसमें राशन लेना होता है, जब तक वो नहीं लेके आते, तो उसकी भी डिमांड ये की है कि सरकार की तरफ से उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। जितने राशन धारक हैं, जितने कार्ड धारक हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर जूट के थैलों की भी आपूर्ति होनी चाहिए। उचित मूल्य की दुकानों में एक और डिमांड है, उचित मूल्य की दुकानों में डीलरों को ग्रामीण क्षेत्रों में चावल और गेहूं के लिए प्रत्यक्ष एजेंट, मतलब अपने एजेंट भी बना सकें। कई बार ग्रामीण इलाकों में गांव अगर बड़ा होता है तो उसमें एजेंट भी बना, मतलब एक दुकान यदि राशन की कहीं पे खुली हुई है तो उसको ये भी अनुमति होनी चाहिए कि वो अपना एक और एजेंट बना दे। सभी भारतीय नागरिकों को राशन के मुफ्त, ये बहुत अहम मांग की है जो 7वीं मांग है, सभी भारतीय नागरिकों को राशन के मुफ्त वितरण का जो आधार है उसको पश्चिम बंगाल राशन मॉडल, यानी कि जो वहाँ पे सरकार चल रही है, जो सरकार ने वहाँ नीतियाँ जारी की हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी नीतियाँ जो वहाँ पे लागू की हैं, उनको पूरे देश में राशन डीलरों के लिए लागू किया जाना चाहिए। और 8वीं मांग, जम्मू और कश्मीर सहित सभी राज्यों में राजस्थान राज्य द्वारा प्रदत्त 50 लाख के अनुसार कोरोना क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए। मतलब राशन डीलर यदि अपना काम करते हैं और कोरोना के दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनको भी 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और वो कोरोना वॉरियर्स माने जाएं, कोरोना के योद्धा माने जाने चाहिए। इस तरीके की जो डिमांड है, इन डिमांडों को लेकर और तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां आज किसी छुपी हुई नहीं है, देश कहाँ किस मोड़ पे खड़ा है, और अगर भाई का दुश्मन हो जाता है तो रामायण में क्या हुआ था, ये सब कुछ सामने है, जग जाहिर है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाई ने मोर्चा खोला है। अब इस पर क्या रिएक्शन आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के मुद्दा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अपने अंदर और सुधार कर सकें। एक और मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, शब्बा खैर।